हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है तो उसके आसपास एक रीजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्पेस में, तो आपको थोड़ी पता है वहां पर है या नहीं है। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। वो लाइंस कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। उन इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बाउंड्री तो बना दी, लेकिन हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है वो बताने के लिए मैंने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है। उन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be defined as a curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field। आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो कैसे मूव करेगा, उसका जो पाथ होगा मूवमेंट का, उसको अगर मैं ट्रेस आउट करता हूं तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करता है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इस प्लस Q चार्ज की वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज, जिसको मैं Q0 से डिफाइन कर रहा हूं, ये बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं रख दूं, तो स्टूडेंट्स ये किधर मूव करेगा, इसका पाथ क्या होगा मूवमेंट का, आप मुझे बताएं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा स्टूडेंट्स? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो किधर मूव करेगा? बाहर की तरफ। इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो बाहर मूव करेगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऐसी लाइंस बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं प्लस Q0 को, तो ये यूं मूव करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रख दूं प्लस Q0 को, तो वो यूं मूव करेंगे। प्लस Q0 को यहाँ रख दूं तो वो यूं मूव करेंगे। तो इस टाइप से मेरे पास कुछ लाइंस आती हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ये हुआ था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हमने स्टूडेंट्स ये देखा था कि जो आपके पास पॉइंट चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। यानी अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो जो पास वाले पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो आपको फील्ड लाइंस स्टार्टिंग में ऐसा माना गया था, ऐसे ड्रॉ करनी है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो एरो बनाए गए थे स्टूडेंट्स, जैसे पास में है एरो आप बड़े बनाओ, फिर ये एरो क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि दूर जाने पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो सबको आपको स्टूडेंट्स ऐसे बनाना है, पहले बड़े एरो फिर छोटे होते जाएंगे, ठीक है। पहले बड़े बड़े एरो बनाते हैं, फिर आपको छोटे एरो बनाते जाना है। लेकिन यहां पर ऐसे ड्रॉ करने पे हमारे पास कुछ ये ऐसे पॉइंट्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स जहां पर ब्रेक आ गया, जहां पर ब्रेक आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जहां जहां पर लाइंस ड्रॉ की जा रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने 4 लाइनें बनाई, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे आपको पूरी जगह बनानी है, यूं करके सब जगह बनानी है, ठीक है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हर जगह ड्रॉ करना है। लेकिन मेन चीज क्या है? यहाँ पर इस टाइप से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज में क्या है? इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है ना। धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये वायलेशन हो गया इसका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। तो ये कन्वेंशन हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसके बाद आया कि जो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है। मतलब बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन बना दूं तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैसे कर सकती है? पहले तो हम लोग उन
एरो की साइज को देख के पता कर सकते थे कि बड़े एरो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे एरो मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आपने कंटिन्यूस लाइंस बना दी तो इसमें हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसका दूसरा मेथड ढूंढा गया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, वो हम लोग इन पॉइंट्स में देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो अगर आपके पास रीजन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कैसे मूव करेगा, उसके मूवमेंट का पाथ क्या होगा, उस पाथ को ट्रेस आउट करते हैं। तो वो जो लाइन बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ पर तो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में जरूरी नहीं है, वो कर्व भी हो सकती है स्टूडेंट्स, वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा। अगर पॉजिटिव मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने छोड़ दिया उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को, वो कैसे मूव करेगा, तो उसका जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। हमें ये पता करना है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नोट लिखा है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करो, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है, अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो तो ऐसा मूव करता है, तो इसका एरो की जो मूव है, एरो की जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगी। इस पॉइंट पे चाहिए क्यू पॉइंट पे आपको, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने जो ड्रॉ करी है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो टेंजेंट है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो जो आपके पास फील्ड लाइंस बनती है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज में बना रहा हूं स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस कर्व्स है ना, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आ रहा हूं मैं। ठीक है, देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बना रहा हूं तो कुछ ऐसी आती है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक होने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व्स होती है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है स्टूडेंट्स। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, कर्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट का मतलब हो गया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेचारा, उसकी दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन होगी। तो हम लोग अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, यानी दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड पॉइंट है दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनाई है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज इनके पास रखा हुआ है तो वहां से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज की एब्सेंस है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं उसके आसपास, तो कहां तक जाएगी स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाएगी। हम लोग ये मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में कहां पे खत्म होगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास में रखा हुआ तो नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं रखा हुआ है तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी पे जाके फिनिश होगी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस तो यहाँ पे फिनिश होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज में फिनिश हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा हुआ है ना, इसके आसपास कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो कहां से आ रही है फील्ड लाइंस, इन्फिनिटी से आ रही है। कहां खत्म हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो क्लियर है जी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रखे हुए हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होती है। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है
नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके इंफिनिटी पे फिनिश होगी। अकेला नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे फिनिश हो रही है। ये आप एरो की डायरेक्शन देखो, कहां फिनिश हो रही है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं कैसी, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो उसमें फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी। तो इसमें फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। क्लोज लूप कब होता है स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव चार्ज लिए नेगेटिव चार्ज लिए, तो अगर फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती तो हम लोग बोलते कि ये कैसा है, क्लोज लूप है। पर आपको क्या दिख रहा है, ऐसे एरो सारे के सारे एरो एक ही डायरेक्शन में है, एरो वापस रिवर्स नहीं हो रहा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। Next है स्टूडेंट, the relative closeness of the lines of force indicates the strength of the electric field। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी क्लोजनेस, यानी जितनी पास होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, जितनी दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट दे रहा हूँ, P और Q। तो P पॉइंट पे मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास में, और Q पॉइंट के ऊपर आप अगर एक एरिया लेते हो तो वहां पर फील्ड लाइंस क्या होगी, बहुत दूर हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा स्पेस आ गया इनके बीच में। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूँ P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ EP इज ग्रेटर देन EQ, यानी P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमेशा आपके पास कंडक्टर के नॉर्मल होगी सरफेस के, तो ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होती है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज, अकेले पॉजिटिव चार्ज या अकेले नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैसी आती है, बिल्कुल एकदम ऐसी आ रही है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता तो ये कैसी है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तो कंडक्टर की सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमेशा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है, और साथ में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ होती है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया हुआ स्टूडेंट्स तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे होंगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो आपको उनको स्ट्रेट लाइंस बनानी है, कहां पे स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां हो रही है, इन्फिनिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल रेडियली आउटवर्ड होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कैसी बनेंगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्टार्ट कहां से हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज से, और फिनिश कहां हो रही है, इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज से रखा है तो इसमें केवल एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, बाकी जो लाइंस है स्ट्रेट लाइन से बनेगी। कहां से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, और कहां फिनिश हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे फिनिश हो रही है स्टूडेंट्स। ये हमने कल भी देखा था प्रॉपर्टीज में, वही बनाई है। तो स्टूडेंट्स डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो पेयर होता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल की जो फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आती है। कहां से स्टार्ट होती है फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से, और फिनिश कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो हमने ऐसे बनाया था पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया नेगेटिव पे। अब ये कर्व क्यों आती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को हम लोग कहीं पे रखते हैं तो उसका जो मूवमेंट का जो आपके पास पाथ होता है उसी को तो हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के कर्व्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया, नेगेटिव पे फिनिश हो गया। अभी क्या होगा, कर्व बड़ा होता जाएगा, तो इसको हम लोग बड़े बड़े कर्व को नहीं बना के यहाँ से बस इनका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन बना देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल की फील्ड लाइंस होगी। अब अगर आपके पास दो इक्वल एंड सेम चार्जेस रखे हुए हैं,
तो उस कंडीशन में फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है? देखो, दो पॉजिटिव चार्जेस है। पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमने इन्फिनिटी में खत्म कर दी, इस पॉजिटिव चार्ज से निकली फिर इन्फिनिटी में खत्म कर दी। अब ऐसा है, ये वैसे तो अगर अकेला पॉइंट चार्ज होता तो ये सारी कैसे आती, स्ट्रेट आती, लेकिन अकेला नहीं है ना, साथ में दूसरा भी है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? आपके पास क्या है, नेट। अगर मैं इस पॉइंट पे क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो आप क्या करें, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उन दोनों को क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो उस वेक्टर सम से क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस साइड से जो कर्व है वो आपको क्या बताता है कि अगर यहाँ पे मैं एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो उसके मूवमेंट का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कर्व हो जाएगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो अकेला ये नहीं लगा रहा। अब यहाँ पे इसका भी फोर्स आ गया स्टूडेंट्स, तो जो नेट आएगा वो कुछ इस साइड से टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगा ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर पाथ कुछ ऐसे कर्व आता है। साथ में हम लोग देखते हैं कि ये एक दूसरे को से रिपल करते हैं। अब मैं अगर इस किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यहाँ पे बीच में रख दूंगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो मेरे को मिड में एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसको मैं नल पॉइंट बोलता हूँ, और उस नल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, जीरो। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाते ही नहीं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है इन पोर्शन में क्या है, बराबर है, यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो एकदम बेंड हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट से जाती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस बोर्ड के प्लेन में दिखाना है तो लाइंस ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, मतलब ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है वो पैरेलल फील्ड लाइंस होती है स्टूडेंट्स। पैरेलल फील्ड लाइंस और उनके बीच की जो सेपरेशन होती है वो सेम होती है, यानी यहाँ पर अगर दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस डी है तो नेक्स्ट दो लाइंस के बीच में भी सेपरेशन कितना होगा, डी होगा स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया हमारे पास प्लेन में अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो ये आएगा। अगर आपके पास इस प्लेन के जो बोर्ड का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर फील्ड दिखाना है तो इस टाइप की लाइंस पे हम लोग इस टाइप भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस टाइप भी ड्रॉ कर सकते हैं। डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो फील्ड लाइंस इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है उनको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फील्ड लाइंस इस बोर्ड के अंदर एंटर हो रही है इनको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इनके बीच में सबके बीच में सेपरेशन सेम बनाई है, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई एरिया गिवन है तो उस एरिया से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो भी एरिया आपके पास गिवन है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, नॉर्मली पास होनी चाहिए इस एरिया से। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, उनका जो नंबर है, अगर सपोज करो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस एरिया से, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 5। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस एरिया के ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, 5 है। अच्छा, ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है ना, नॉर्मली पास हो रहा है, यानी सारी सारी फील्ड लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है इस एरिया के। और अब आप काउंट कर सकते हो कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो है वो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अभी इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 5। तो 5 जो है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 5। अच्छा, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे,
देखो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या एक ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया मतलब अगर मैं सपोज करूं इसका जो एरिया है स्टूडेंट्स वो कितना है मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया वो कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। और अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर में से स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर में से 0.5 फील्ड लाइंस पास हो रही है, या मैं कहूं कि 2 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर में से 1 फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस होगी, यानी 1 मीटर स्क्वायर से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, ओनली 0.5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। वापस से एक्सप्लेन करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है। अगर आपके पास एक यूनिट एरिया है और उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है अगर आप ये मेजर कर पा रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, अगर आपके पास एक डजन पेन की जो प्राइस है वो कितनी है 60 रुपीज है और आपको 1 पेन का प्राइस पता करना था, आप निकाल सकते हो ना। क्या करोगे, 12 पेन का जो प्राइस है वो 60 रुपीज है तो 1 पेन का हो गया हमारे पास 5 रुपीज। अब आपसे पूछिए कि 8 पेन का प्राइस कितना होगा, तो क्या करोगे 1 पेन की जो प्राइस है उसको नंबर ऑफ पेन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो यानी 5 into 8 दैट इज 40। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टोटल एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो निकालनी है, तो आप क्या करो, यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो निकाल लो और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल होता है। यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर आपको यूनिट एरिया से पता चल गया और आपको टोटल एरिया पता है, टोटल एरिया कितना है ए, तो आप क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.5 हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर से पास हो रही है और इसका टोटल एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 5। और ये हमारे पास फाइनल आंसर कितना था 5 ही था। तो हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया, यानी यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको आप ए लिख सकते हो और टोटल एरिया कितना है ए है, तो दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये तो सिंपलेस्ट केस लिया हमने। सिंपलेस्ट केस का मतलब है फील्ड लाइन सारी की सारी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है किसके, एरिया के। लेकिन अगर केस ऐसा नहीं आए, यानी फील्ड लाइन थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, मतलब यूं पास हो रही है फील्ड लाइंस किसी एंगल पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। यानी सेम फॉर्मूला नहीं रहता, E into A नहीं रहता, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ये एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया वेक्टर बता देता हूं आपको। एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन एक्चुअली में जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आप इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर ये आपके पास क्या है रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से आप इसका वो निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो एरिया को। लेकिन इसको जो डायरेक्शन दी जाती है स्टूडेंट्स वो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर से दी जाती है। यानी इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दो तो ये जो वेक्टर होगा ये एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एरिया कुछ ऐसा है बिल्कुल ओपन सरफेस है तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, आप चाहो तो ऊपर ले सकते हो, आप चाहो तो नीचे ले सकते हो। लेकिन अगर ये क्लोज हो जाता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, ऐसा परपेंडिकुलर, और ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं लेते कभी भी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या थे, पैरेलल थे, इनके बीच में एंगल कितना था 0 डिग्री था। तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला जो बना वो E into A बना। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है, थीटा है, यानी दोनों के बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा हमें क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा नहीं होता तो बनाओ,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इंक्लाइंड है तो आपको केवल वही कंपोनेंट लेना है जो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट आपका इसका जो इंपैक्ट है जो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है, हमें उसी से मतलब है। तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग के फॉर्मूले में, हमने ये बोला कि जो फील्ड लाइंस है वो कैसी पास होनी चाहिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली। अगर नॉर्मली नहीं है तो नॉर्मल बनाओ, अगर ऐसी हो रही है तो इसका जो इंपैक्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कितना आपको निकालो। तो अगर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में आएगा वो कितना होगा बताओ मेरे को। हम लोग इसी वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं ना। अगर ये वेक्टर ए है, ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ए कोस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है स्टूडेंट्स ए साइन थीटा। तो यहां पर ई है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे पास ई कोस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो कि एरिया का पैरेलल है ई कोस थीटा हो गया। अब ई कोस थीटा और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग सिंपल दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर होता है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि नंबर है सिंपल, और नंबर क्या होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास जो फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो कैसा है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है phi = E cos थीटा, तो इसमें क्या फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या ले रखे हैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला चल जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम चाहते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा प्रोडक्ट यूज करें कि फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट हो सकता है डॉट प्रोडक्ट, इससे जो आंसर निकल के आता है वो स्केलर आता है। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट पे आप उसको बोलते हैं, तो इससे जो आंसर निकल के आता है वो वेक्टर निकल के आता है। अब हम जानते हैं कि फाइनल आंसर क्या है स्केलर है, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाता है E डॉट ए, E डॉट ए या A डॉट E कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है जब सरफेस कैसी हो यूनिफॉर्म। एक अगर आपके पास यूनिफॉर्म एरिया गिवन है, तो अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म एरिया गिवन है तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो E डॉट ए। लेकिन किसी किसी केसेस में नॉन यूनिफॉर्म एरिया होता है स्टूडेंट्स, इरेगुलर शेप का। ठीक है, मतलब आप सीधा एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप से कोई एरिया गिवन है तो उस टाइम पे क्या करते हो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे एरिया में आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स क्या होता है आप छोटे छोटे एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको निकालेंगे, फिर उन सबका क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। जो छोटा छोटा फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी फाई। ठीक है, तो डी फाई आप कैसे निकाल सकते हो E डॉट ds से। तो यहाँ पर जो छोटा सा एरिया आपने लिया है ना, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया आपने लिया है उसको आप रेगुलर मान सकते हो। रेगुलर मतलब उसमें ये वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हो सकता है E डॉट ए। लेकिन यहाँ पे जो एरिया वो छोटा एरिया है इसकी जगह हमने ds यूज कर दिया, तो ये छोटा सा फ्लक्स है। तो इस टाइप से छोटे छोटे फ्लक्स आपके पास निकल के आए हैं, आप उनका क्या कर लोगे स्टूडेंट्स इन छोटे छोटे फ्लक्स का टोटल सम कर लोगे। अब इतने छोटे छोटे आपने एरिया कर दिए कि उनको आप सिंपली एड नहीं कर सकते हो, तो वहां पर एडिशन का हम लोग दूसरा टूल यूज करते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा छोटे छोटे फ्लक्स का समेशन, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा E डॉट ds इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स एक हम लोग सर्कल लगा देते हैं। सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास एरिया है वो कैसा है स्टूडेंट्स क्लोज एरिया है। ठीक है, कैसा एरिया है टोटली क्लोज्ड है, उससे जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है अंदर आ रहा है उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया ds, उसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में कुछ एंगल आ गया। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा E डॉट ds, और इस टाइप से छोटे छोटे एरिया से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो क्लोज इंटीग्रल से आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फिर बात आती है इसकी जो यूनिट है वो क्या है, फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या होगी, तो E a cos थीटा इसका फॉर्मूला है। तो E की यूनिट होती है स्टूडेंट्स न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया उसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
अच्छा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर को अगर आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये सब चीजें? ठीक है।